50 सेकेंड सोल्यूशन को स्टार्ट करते हो। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये 80 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ स्प्रिट एंड वाटर इतना रेशियो में है 9 7 16 16 25 80 7 गुणे 5 ये हो गया और 7 गुणे 9 गुणे 5 ये हो गया। ये एसिड हो गया, ये वाटर हो गया, स्प्रिट और वाटर है। ठीक है, क्या कह रहा है इन प्रेजेंट in a container 20 liter of the mixture is transferred to another container, then the container A is filled with 20 liter of water। चलो 20 लीटर निकाल दिए और 60 लीटर बचा। 20 लीटर निकाल दोगे तो 60 लीटर बचेगा। क्यों? 60 लीटर में 7 और 9 के रेशियो में होगा ना वाटर और स्प्रिट। 20 लीटर जब निकाल देंगे तो मिक्सचर में कितना लीटर बचेगा? 60 लीटर। 7 लीटर में 7 और 9 के रेशियो में क्या हो जाएगा? स्प्रिट और वाटर हो जाएगा, स्प्रिट और वाटर। ठीक, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 20 लीटर एक बार निकाले हो ए और बी में से और कंटेनर बी में डाल दिए, फिर दोबारा ए में से निकाले हो 32 लीटर और कंटेनर बी में ट्रांसफर कर दिए हो, यही ना किए हो। तो सारा खेल तो ए ही से हो रहा है ना। ए से क्या निकाला गया? पहली बार ए से निकाला गया 20 लीटर। 20 लीटर में स्प्रिट और वाटर कितना था? 7/16 ऑफ 20 ए स्प्रिट हो गया। वाटर कितना हो गया? 9/16 मल्टीप्लाई बाई 20। और ये कंटेनर बी में है, ट्रांसफर किया गया ना टू अनदर कंटेनर बी। अगेन कंटेनर ए को फिल्ड किया है 20 लीटर ऑफ वाटर से। अब इसमें वाटर कितना होगा और स्प्रिट इसी रेशियो में होगा। इसमें 20 लीटर वाटर ऐड कर दोगे तो अगेन 80 लीटर हो जाएगा। 80 लीटर में 7/60 मल्टीप्लाई बाई 20 ये क्या था? स्प्रिट था। 20 नहीं 60 ये स्प्रिट है, ए कंटेनर की बात हो रही है। और 9/16 ओवर 60 ये वाटर है, इसमें क्या किए हो? 20 लीटर पानी ऐड कर दिए हो और फिर इसमें से 32 लीटर निकाल रहे हो। 32 लीटर जब निकालोगे तो पहले रेशियो चेक करना पड़ेगा। अब रेशियो पे क्या फर्क पड़ता है? 20 से काट दो तो 20 तो यहाँ 60 हो गया, 29 27 7/16 है तो 7 से भी काट दो तो 7:29 27 और 16 दूना 32, 32 27 कितना हो जाएगा? 32 29 27 और 16 दूना 32, 7 दो 9 और 3 दो 5, 59 हो जाएगा। 7:59 अभी है रेशियो। और फिर इसमें से 32 लीटर निकाल के और बी में ट्रांसफर कर रहे हो तो बी में स्प्रिट अब कितना हो गया? 7/9 7 16 66 मल्टीप्लाई बाई वॉट 32 लीटर और 59/9 7 16 9 और 7 16 ना 66 मल्टीप्लाई बाई 32 लीटर। अब ये रेशियो में हो जाएगा 4/32 4 5 20 4 5 20 4/32। ठीक है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है और यहाँ 8 है। यहाँ कैंसिल आउट करने में दिक्कत हो गई है। देखो कैंसिल आउट जब किए हो तो 20 से कम है 20, 20 3 60, 20 3 60 ये लिख लिया करो, इम्पोर्टेंट है। अब देखो 3 बच गया तो 16 का में 16 29 27 7 अच्छा 13 43 रेशियो हो गया यहाँ। और यहाँ रेशियो कितना हो गया? 17 के 21 21 रेशियो हो गया। ठीक है, अब 21 और 3 अगेन कितना हो गया? 21/44 20 64 हो गया ना। और 43/44 कितना हो गया? 3 1 4 और 2 4 2 6 64। अब इसका क्या किया गया? 32 लीटर लिया गया है ना, क्योंकि ए में जब ऐड किया गया हो 20 लीटर पानी तो ए का फिर अगेन ये बढ़ गया होगा। अब इसमें से 32 लीटर लिए हो तो 32 लीटर ले लो, इसका 4 से काट दो 4/32, जब 32 दूना 64 खेल खत्म कर दो यहीं से बाई टू। ठीक है, ये रेशियो चल रहा है यहाँ पे भी, ये ऐड किया गया है दोनों में। अब देखो 2 बच गया है, 2 से एक बार और काट दो तो 2 कम 2 से 2 यहाँ कट गया, 2 8 16 2 8 16 यहाँ 8 हो गया, यहाँ 8 हो गया। ये एडिशन में चल रहा है सब, एक चीज का ध्यान रखना। अब अब तो नहीं कटेगा ना, तो 8 7 56 और 21, 56 और 21 कितना हो गया? 77। 77 रेशियो कहाँ कहाँ है? एक यहाँ है, एक यहाँ है, दो जगह है ना। 77 क्या है? ये स्प्रिट है ना। तो स्प्रिट क्या पूछा? मिश्रण में पानी और स्प्रिट का रेशियो बताओ, तो स्प्रिट 77 है तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये तो पानी को पहले बोल रहा है ना, तो ये गलत हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ रेशियो लेना था। एक बैंक
इतना रुपए की 7% दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज, 5 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो गणना करिए कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। एक तो तरीका ये है कि 2 साल का एक बार निकाल लो, 3 साल का निकाल लो, उसका सक्सेसिव निकाल लो। एक तरीका ये है कि 100 से 107 कर लो, ये 5 बार के लिए कर लेना यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 5 बार जाएगा ना। अगर 10 की पावर 5 होती है तो 5 जीरो होता है, यहाँ दो दो जीरो और रहते हैं, नीचे 10 जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? नीचे क्या हो जाएगा, 10 की पावर 10, 10 जीरो हो जाएगा। अगुड़े यहाँ कितना, 1 2 3 4 5, तो 5 तो खट गया यहाँ पे, 10 की पावर 5 बचा नीचे, ऊपर 107 की पावर 5 है, 7 की पावर 5 है, 7 7 49, 9 7 7 49, 9 और 7 में 7, जो भी आंसर होगा उसमें यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 9 7 63 3, 9 3 27 7, यूनिट डिजिट पे 7 होगा, और 7 एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1। तो ये इसका क्या हो गया आंसर, क्योंकि यूनिट डिजिट सबका अलग अलग था, और होल नंबर तो होगा ही नहीं 107 का मल्टीपल, तो ये गलत है। 7 की पावर आपको 5 बार ले जानी थी, तो 7 7 49 9 हो गया, 7 7 49 9 हो जाएगा, 7 एक में 7, 7 9 63 3, 9 3 27, 7 यूनिट डिजिट पाएगा, एक ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है स्वास्तिक अपनी आय का 20% बचाता है, 100% आय है, इनकम है, 20% बचाता है, ये सेविंग हो गया एस से। भोजन, किराया, शिक्षा और खरीदगी, फूड, रेंट, एजुकेशन और शॉपिंग, इस पे कैसे खर्च कर रहा है। कह रहा है आय का 15% भोजन पे खर्च कर रहा है, इस फूड पे 15% हो गया। फिर जबकि इतना रुपया किराए पर 12800, 320 ये शिक्षा पर, 32000 शिक्षा पे और किया, और 7200 शॉपिंग पे कर दिया। अब कह रहा है कि शॉपिंग पर खर्च की गई रकम कुल खर्च का 11.25% है, इसकी वैल्यू 11.25% है, और यहाँ परसेंटेज लिख दो। तो क्या पूछ रहा है, भोजन पे कितना पैसा खर्च किया, तो ये 15% पूछ रहा है, 11.25% की वैल्यू देगा, 15% पूछ रहा है, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया यहाँ पे, और 15 है, ऊपर 2 जीरो दे दो, दशमलव खत्म हो जाएगा यहाँ, 25 चौका 100, ये तो 25 चौका 100 हो गया, 25 चौका 100, और 25 क्या बचा, 12 5 25 5 125, 9 8 72, 9 5 45, 5 तिया 15, 8 चौका 32, 8 चौका 32, 32 तिया 3 दूनी 6, 3 3 9 96, यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्या हो गया, एक सेकंड रुको। अब को जो भी बच्चा ऐसे करेगा वो फटाक से गलत करेगा। गलत क्यों करेगा, जैसे मैंने बताया कि मैं जब भी सेशंस अपने कराता हूँ तो बच्चों की मेंटलिटी को भी गौर करना हमारा काम होता है। ये बोल रहा है कि 72% शॉपिंग पर खर्च की गई कुल रकम, कुल खर्च का 11.25% है, कुल खर्च का, कुल खर्च कितना किया है, 80% खर्च कर दिया है ना भाई। सेव कितना किया, 20%, तो कुल खर्च कितना किया होगा, 80% खर्च किया होगा। तो 80% का कितना 11.25% है, 80% का 11.25% है। ठीक है, शॉपिंग पर खर्च की गई जो रकम है, कितना रकम है वो, 7200 रुपये है। कुल खर्च का 11.25% है, यानी 7200 क्या है, 80% का ना है 11.25%, तो ये नीचे रिवर्स में जाएगा। एक सेकंड को पहले हम सही से इसको लिखवा देते हैं। 7200 रुपये जो है ये कुल खर्च का, कुल खर्च 80% है, उसका 11.25% की वैल्यू है, तो यहाँ 11.25% डिनोमिनेटर में है ही, और तो 15% की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इसकी वैल्यू ये है। कैसे करेंगे, परसेंटेज डिनोमिनेटर में तो 7200 अपॉन 80 है, और 1225 है, और ऊपर 2 जीरो जाएगा, और परसेंटेज परसेंट से लेकर 4 जीरो चला जाएगा ऊपर, और गुणे 15% बताना है, तो 15% है तो 15/100, 100 से 100 कैंसिल, 15 से 15 7 105, और कितना हो जाएगा, 15 छोड़ो 25 से काट लो, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 पाँचे 125, 9 आठे 72, 9 पचे 45, 8 जीरो 80 से कैंसिल हो गया, 5 3 15, 4 3 12, 12 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है, 12 है ही, तो 12 आंसर।
ये देखो नेचुरल नंबर्स के लिए कह रहा है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स कितना हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। एन नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। उनका एवरेज क्या हो जाएगा, n से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 1 2 3 ऐसे ऐसे कर दोगे नेचुरल नंबर, इनका सम होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, बाकी n से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज निकल जाएगा। स्क्वायर्स बता दो, अगेन n से डिवाइड कर दोगे तो ये वैल्यू बचा जाएगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। ये स्क्वायर्स का सम हो जाएगा। इसका स्क्वायर अगर कर दिया जाए तो इनका सम है। क्यूब का सम होता है n इंटू एन प्लस वन, जो ये है ना पहले वाला है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, इसका होल स्क्वायर कर दोगे तो ये क्यूब हो जाएगा, इनके क्यूब का सम हो जाएगा। और उसमें n से डिवाइड कर दोगे, यहाँ पे n से डिवाइड करोगे तो ऊपर एक n बच जाएगा, बाकी इसको होल स्क्वायर, यही खोल दो होल स्क्वायर में चला जाएगा। ऑड नंबर्स 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ऐसे करके ऑड नंबर्स हो गया। n नंबर्स तक जाओगे तो उनका सम क्या होगा, n स्क्वायर। इवन तक जाओगे, देखो ऑड में क्या है, लेटर कम है। इंग्लिश से समझना, हिंदी से नहीं, इंग्लिश समझना। ऑड में लेटर कम है तो इसके लिए n स्क्वायर है, n में लेटर ज़्यादा है तो इवन में तो n इंटू एन प्लस वन। और इनका एवरेज क्या होता है, n होता है और n प्लस वन होता है। तो ऑड वाले में सिर्फ एवरेज याद कर लो, सम मत याद करो। एवरेज याद कर लो कि n ऑड नंबर्स के, चूंकि एवरेज में इससे क्वेश्चंस आते हैं ऑड नंबर से, n ऑड नंबर्स का एवरेज क्या होगा, n हो जाएगा। n इवन नंबर्स का एवरेज क्या हो जाएगा, n प्लस वन हो जाएगा। बाकी मल्टीप्लाई कर लेना n से तो सम निकल जाएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एवरेज वाला इसमें याद रखना है, सिर्फ ये वाला। ऑड नंबर्स का, n ऑड नंबर्स का एवरेज क्या हो जाएगा, n। और n इवन नंबर का एवरेज क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन, क्योंकि इवन में क्या है, लेटर जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, इसी पे 15 पूर्ण संख्याओं का, अच्छा होल नंबर, होल नंबर में जीरो भी इंक्लूडेड होता है ना, 0 1 2, जब ऐसे कर लोगे तो 15 नहीं 14 ही हो जाएगा। तो 14 तक का तो सम जानते हो ना, 14 प्लस वन 15 बटा दो, ये सम होता है ना। 15 7 105। एवरेज पूछा है, 15 संख्या होगा तो 15 से कट जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा। भाई एवरेज ये सम था, सम में n से डिवाइड करना था, n या n कितना था यहाँ, 15 था। तो 15 से डिवाइड कर दिए तो 15 से ये 15 कैंसिल और 7 आधा हो गया। अगला, तो ये जिसको याद रहेगा वो कर लेगा। सेशन में थोड़ा सा एरर हो जा रहा है बीच बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी कह रहा है 1 से 5 तक की संख्याओं के वर्गों का सम, कुछ नहीं n इंटू एन प्लस वन बाई टू। इस सम नहीं, स्क्वायर्स का सम बोलना ना, वर्गों का। तो n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, एन की जगह 5 रख देना, 5 तक का ही बोला है ना। तो 5 1 6, 6 से 6 कट जाएगा, 5 5 दूनी का 10 और 6 16, 16 5 80। एवरेज पूछ रहा है, औसत, तो 5 से डिवाइड कर दो, 16 आंसर हो जाएगा। 5 दूनी का 10, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन है, ये प्लस वन है, ये 11 होगा बाई 6। ठीक, 5 विषम संख्याओं का औसत, विषम है ना तो 55 बोल रहा है, तो 55 ही हो जाएगा। सम रहता तो 55 इंटू 55 प्लस वन हो जाता है, n इंटू एन प्लस वन होता है सम के लिए, क्योंकि इवन में लेटर ज़्यादा होता है। देखो 1000 सम संख्याओं का एवरेज पूछ दिया, 1000, इसीलिए फॉर्मूला याद कराए थे, 1000 प्लस वन, तो 1000 1 हो जाएगा। और डिवाइड बाई एवरेज पूछ रहा है तो 1000 से डिवाइड कर दोगे तो वही हो जाएगा वैल्यू। क्या पूछ रहा है, औसत, सम संख्याओं का पूछा है। इवन, इवन का औसत क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन, यही औसत होता है ना, कि सिर्फ n प्लस वन होता है, सिर्फ n प्लस वन होता है। देखो तो सेशन में कहीं पीछे गलत तो नहीं करा दिए हम, हाँ सिर्फ n प्लस वन होता है। ठीक है, n प्लस वन कर देना वहाँ पे, यहाँ n वही रहने दो, सिर्फ n प्लस वन करो, एवरेज है ना, तो n प्लस वन 1 हो गया। इतने की धनराशि जमा करता 8% 12% वार्षिक पर साधारण ब्याज प्राप्त होता है, जिन पर इतना इतना परसेंट वार्षिक दर से एक साथ सिंपल इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली आफ्टर 1 ईयर ही गेट टोटल 5200, ये 5000 पे पाया ना,
पे जो भी हो 3 जीरो है तो 100 पे कितना हो गया, एवरेज यहाँ से पता चल जाएगा। 5 दाम 50, 5 चौका 20, 10.4। तो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया यहाँ पे एलिगेशन अप्लाई हो जाएगा। देखो एलिगेशन अप्लाई करोगे तो ये 0.6 ऐड कर दोगे, फिर 11 और एक 12, तो 1.6 यहाँ हो गया और यहाँ कितना हो गया 2.4, क्योंकि 8 में 2 ऐड करोगे 10 हो जाएगा 2.4। 8 दूना 16, 8 3 के 24, 2 और 3 सम कितना है 5, 50,000 है, 2 20,000, 30,000, यही हो जाएगा आंसर। एक कंपनी इतने रुपए की राशि इतने इतने पे इन्वेस्ट किया है, 1200 रुपये, 2400 रुपये है ना, तो रेशियो काट लेते हैं। देखो यहाँ से रेशियो भी काट सकते हो तुम। 1000 है ना, 10,000 रेशियो, टोटल ब्याज मिला है 2400 रुपये, रेशियो काट लिए। 100 पे 24 का इंटरेस्ट मिला है तो कितना हो गया 24% हो गया। 100 पे 24% मिला है, 24 रुपये मिला है तो 24, ये प्रिंसिपल है, ये क्या है ब्याज है। अब 2 साल पे मिला है तो 1 साल पे कितना हो गया 12%। ये कह रहे हैं 2 वर्षों के लिए, तो 1 साल के लिए 12%। एलिगेशन अप्लाई कर दो, 10, 12 और 15, 2 3, 2 3 का सम 5 है, 5 दूनी का 10 यानी 2 3 6, 2 दूनी के 4। क्या पूछ रहा है 15% पे पूछ रहा है 4000। अगला ये भी वही है। अच्छा ये पूछ रहा है कौन सामान बड़ा है, कैसे बताएं जब डिफरेंस देख लो कि सेम है क्या। देखिए 11 और 5 का डिफरेंस क्या है 6 है, 14 और 2 का डिफरेंस कितना है 12 है, फिर 8 और 8 का डिफरेंस क्या है 0 हो गया। 14 इसका डिफरेंस 2 का कितना हो गया 12, और 5 और 11 का डिफरेंस कितना हो गया 6। तो क्या करते हैं जिसका डिफरेंस कम होगा वो नंबर सबसे बड़ा होगा, यही कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट लिख लो। जिसका डिफरेंस, देखो कभी कभी सेशन लैग कर जा रहा है, जिसका डिफरेंस कम होगा ठीक है वो सबसे बड़ा होगा, वो नंबर क्या होगा सबसे बड़ा। कह रहे हैं चूंकि सम कांस्टेंट है ना, 8 8 16 14 12 14 2 16 11 5 16। अब देखो कुछ नहीं करना है, मान लो कि ये 6 था, ये 12 था और ये 8 था, तो जिसका डिफरेंस कम है वो नंबर सबसे बड़ा हो गया। क्यों, क्योंकि सम क्या है कांस्टेंट है। अब एक और तरीका हो गया, 11 और 5 स्क्वायर करते जा रहे हैं, 14 और 2 ये भी स्क्वायर कर लिए, 8 और 8 स्क्वायर कर लिए तो 16, ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16। तो जब स्क्वायर करे हो तो ये पा रहे हो ना कि सम 16 हो जा रहा है। तो फिर जिसका डिफरेंस बड़ा छोटा वो नंबर सबसे बड़ा, और जिसका डिफरेंस सबसे बड़ा वो नंबर सबसे छोटा। तो ये दो पूछता है और कुछ नहीं पूछता है। देखो इसमें भी 10 4 14 11 3 14 सम कर लिया करो, इसका डिफरेंस सबसे कम है ये सबसे बड़ा नंबर होगा, और जिसका कम सबसे डिफरेंस सबसे बड़ा है वो नंबर सबसे छोटा होगा। यहाँ स्मॉलेस्ट पूछा है ना तो यही नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें भी पूछ रहा है कौन सा गलत है, 6 6 2 8 5 3 8। अब गलत पूछ रहा है ना, तो सम तो बड़ा दोनों का कांस्टेंट है 8 और 8 है। यहाँ पे भी अब डिफरेंस जब देखते हो तो यहाँ डिफरेंस 4 का आता है, यहाँ डिफरेंस 2 का आता है, तो ये डिफरेंस कम है तो ये नंबर बड़ा होना चाहिए, तो ये वाला ट्रू है क्योंकि ये नंबर बड़ा दिया है अगेन। और ये वाला फॉल्स हो गया ना, थर्ड नंबर फॉल्स हो गया और फर्स्ट नंबर भी फॉल्स हो गया, इक्वल तो होगा ही नहीं। तो क्या पूछा गलत प्रक्रिया चयन करें, तो फर्स्ट और थर्ड गलत हो गया। इसमें ये इक्वल नहीं होगा पहले, तो पहला वाला गलत हो गया फर्स्ट वाला। और ये नंबर चूंकि इसका डिफरेंस 4 का है और इसका डिफरेंस क्या है सम क्या है दोनों का 8 है ना, स्क्वायर करोगे तो सम 8 आ जाएगा, सम 8 आएगा। फिर 2√6 और √2 हो जाएगा, यहाँ पे 2√5 और √3 हो जाएगा। इसका सम क्या है 2 है, तो जिसका डिफरेंस छोटा वो नंबर सबसे बड़ा, वो नंबर बड़ा। ठीक है, दोनों को कंपेयर करने पर तो ये वाला कथन ट्रू है तो ये वाला अगेन फॉल्स हो गया, तो फर्स्ट और थर्ड गलत है, गलत पूछा है। 7 5 के डिफरेंस 2 है, 5 3 का 2 है, 9 2 7 का 2 है, और सम देख लो 11 9 18 9 7 16। अब सम कांस्टेंट नहीं है ना, यहाँ पे सम कांस्टेंट नहीं है लेकिन डिफरेंस फिक्स हो गया। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इस वाले क्वेश्चन में ये करेंगे कि दो दो तो फिक्स, अब निकालोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा -2√7√5, यहाँ -2√5√3 -√9 तो 3 हो जाएगा ना, तो 3 दूनी का 6 और √7 -√11 2 रूट और ये 3 3 दूनी का 6
अब देखो ये वाला नंबर सबसे, क्योंकि घटाने पर ना दोनों सब में फिक्स है, दो 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 दो, स्क्वायर किया जा रहा है। ये पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला, चौथा वाला, यहाँ देखो 6 आ गया ना, तो ये नंबर घटाया जा रहा है ना, 6√11, ये नंबर बड़ा है, अब 2 में से घटा दोगे तो सबसे छोटा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। और इसमें सबसे कम वैल्यू कौन सा है, इसमें देखो √5 है, ये √3 है, तो ये कम है ना, √5 तो इन दोनों में कॉमन है। √7 वाले में देखो, चूंकि ये नंबर फिर इन इससे इन दोनों नंबर्स को अगर कंपेयर किया जाए तो ये वाला नंबर बड़ा है ना, ये सॉरी, ये वाला नंबर बड़ा है ना, इन दोनों नंबर्स को हम कंपेयर किए हैं तो, और इसको कंपेयर किए हैं जब, तो 5 और 3 8, कौन सा सबसे बड़ा होगा, लार्जेस्ट क्या होगा, ये वाला नंबर लार्जेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इसके कंपैरेटिवली में ये नंबर तो बड़ा है ना, छोटा है, इसके कंपेरेट में ये नंबर छोटा है और ये नंबर खुद छोटा है इससे, तो ये नंबर सबसे बड़ा हो गया ना। अब यहाँ पे कैसे कंफ्यूज हो जाएंगे कई बच्चे, कैसे करें सर, आप किसी दो को देखिए, देखिए इसमें कॉमन √5 था, √5 था, इस दोनों में कॉमन √7 था, √7 था, तो ये वाला नंबर तो डेफिनेटली बड़ा था, क्योंकि √9 है, यहाँ √5 है, √9 अगर रहता तो इसमें से 3 निकल जाता, √6 हो जाता है, तो ये वाला नंबर बड़ा था इससे, तो भूल जाओ इसको, हमको क्या चाहिए, हमको ये जितना वैल्यू छोटा होगा उतना ही वैल्यू ये बड़ा आएगा, हाईएस्ट आएगा, दो में से जितना वैल्यू कम घटाओगे उतना ही कम फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी होगी, और दो में से बड़ी वैल्यू घटा दोगे तो फाइनली वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। वही कॉन्सेप्ट हम लोग कर रहे थे, ऑल्दो सवाल बहुत ईजी है, आप कंपेयर करना सीखो बस क्वेश्चंस को। ये देखो 19 - ये करेंगे तो 5 हो गया ना, 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, अब सब जगह डिफरेंस फिक्स हो गया, घट इस, तो जिसका सम सबसे बड़ा है वो नंबर सबसे छोटा होगा, और जिसका सम सबसे छोटा है वो नंबर सबसे बड़ा होगा। इसका सम 8 है ना, सम क्या है 5 और 3 का 8 है, तो ये सबसे बड़ा होगा। बाकी इसका नंबर देखो छोटा छोटा सम है, 7 5 12, इसका 11 13 24 हो गया, 9 7 16 36 हो गया, 26 हो गया, नहीं नहीं 9 और 7 16 36 हो गया ना, ठीक, तो 17 ये स्मॉलेस्ट हो गया, ये लार्जेस्ट हो गया। ये कॉन्सेप्ट याद रखो, डिफरेंस जब फिक्स हो जाता है, व्हेन डिफरेंस इज फिक्स, देन जो नंबर का सम बड़ा होगा, सम की बात की जा रही है, वो नंबर छोटा होगा, जिस नंबर का सम छोटा होगा बड़ा होगा। देखो बाकी सम का कॉन्सेप्ट हर जगह लगेगा, बीच वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा था, यहाँ पे भी लग रहा था, यहाँ पे भी लग रहा था, इसका सम 14 था ना, इसका सम, अच्छा यहाँ सम 14 हो गया था, तो फिर डिफरेंस पे हम लोग गए थे कि जिसका डिफरेंस छोटा है वो नंबर बड़ा होगा, ऐसे यहाँ डिफरेंस पे चल रहा था। निगेटिव वाले में जब डिफरेंस फिक्स हो जाता है तो फिर आप वही कॉन्सेप्ट लगा दो, सम पे लगा दो, तो दो ही चीज़ों पे वर्क करता है, या तो सम पे, रूट के अंदर जो नंबर्स हैं उसके सम पे, या फिर रूट के अंदर जो नंबर्स हैं उनके डिफरेंस पे। ये भी नंबर देखो यहाँ पे डिफरेंस, अब सपोज करो कि √6 - √5, ये प्लस कर देते हैं हर जगह, √5 + √4, √4 + √3, डिफरेंस तो सबका 1 1 का है ना। तब कॉन्सेप्ट हम क्या बताए थे कि जिसका सम छोटा होगा वो नंबर सबसे बड़ा होगा, इसका सम छोटा है 4 और 3 7 है, तो नंबर सबसे बड़ा है, और जिसका सम सबसे बड़ा होगा 11 होगा, 6 5 11, तो उसका नंबर ये सबसे छोटा होता, स्मॉल होता, ये लार्जेस्ट हो गया। लेकिन अगर निगेटिव साइन डाल दिया जाए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, फिर यही चीज़ उल्टा हो जाएगा, ये चीज़ उल्टा हो जाएगा, ये क्या होगा, इसका नंबर छोटा है तो ये हाईएस्ट हो गया, और इसका नंबर ये छोटा है तो स्मॉलेस्ट हो गया। अब मिला लो, हाईएस्ट है तो 4 - √3, ये हाईएस्ट हो गया, बीच में ये हो जाएगा √5 - √4, √6 - √5, ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ए है, ये बी है, ये सी है, ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है, तो ए इज ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, थर्ड ऑप्शन। सिर्फ साइन चेंज करके कॉन्सेप्ट समझा दिए, उसके बाद निगेटिव करके आप अपने लगा लेना।
एक्स की वैल्यू पूछ रहा है तो एक्स की वैल्यू 4 ही हो जाती है। अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए ऐसे करते जाओगे तो ए ही हो जाता है। इनफाइनाइट तक जाना है ना, इनफाइनाइट तक जाना है तो ए हो जाएगा। इसमें देखो √7 भागा है ना, भागा है √7 भागा √7 भागा अब चूंकि 2 ही का ले लो सपोज, चूंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है तो क्यूब रूट ऑफ 7 आ जाता है, क्योंकि 27 का क्यूब रूट 3 होता है ना, तो क्यूब रूट ऑफ 27 आ जाएगा। अंडर रूट में है वैसे, लेकिन क्यूब रूट आ जाता है। तो 27 का क्यूब 3 ही तो निकलेगा, तो होल नंबर आना चाहिए ना, तो इसलिए ये होता है। क्योंकि ऐसे अगर आप करते हो तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट वैसे ये रट लो, 64 होता ना और क्यूब रूट में जाता तो ये तो खैर निकल भी जाता, इसका निकल भी जाता, आंसर क्या हो जाता 2 की पावर 4। वही तो होता है 16 चौका 64, 2 दूनी के 4, 2 गुणे 2 नहीं नहीं 4 चौका 16 चौका 4 हो जाता, 4 की पावर 4 होता है ना 16 4, तो 4 की पावर 4 होता है, यानी अंडर रूट 4 पावर। अगर 64 होता तो 64 भागा 64 भागा 64 ऐसे करके अंडर रूट में अंडर रूट में अंडर रूट में चला जाता। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन देता है, इस टाइप का भी बहुत क्वेश्चन आता है, अभी आया था सीपीयू में। इसकी वैल्यू 1 है, बी बाई एम प्लस एन बाई सी की वैल्यू क्या है 1 है, एल बाई ए प्लस सी बाई एन की वैल्यू क्या है पूछ रहा है क्या होगा। इन दोनों की वैल्यू 1 1 दे दिया गया। अब देखो यहाँ उल्टा दिया गया ना, ऐसे ही समझ लो कि ये केस सिर्फ उल्टा कर दिया गया। इसको मान लो x तो ये क्या हो गया 1/x, क्यों, बाकी ये वेरिएबल है। मान लो इसको a स्मॉल ए, इसको मान लो स्मॉल b, सी चूंकि छोटे वाले लेटर से हम ले रहे हैं, ये सी हो गया। या फिर ऐसे समझ लो कि 3 वेरिएबल, 3 अपने मन से मान लो, ए एल के एम की और एन की वैल्यू। यहाँ पे कितने 2 इक्वेशन हो गया ना, 2 इक्वेशन, और वेरिएबल कितने 1 2 3 4, 4 2 6 वेरिएबल हो गया। तो अपने मन से तो मान सकते हैं ना, 2 इक्वेशन 6 वेरिएबल है, तो अपने मन से मान सकते हैं ना, एल की वैल्यू 1 एम की वैल्यू 1 और एन की वैल्यू भी 1 मान लो, तो ए हो गया प्लस, इसको ए मान लो स्मॉल है तक कंफ्यूज ना हो, ये 1/a, बी ए बी को चला रहे हैं, ए और बी और सी को क्या मान रहा है स्मॉल बी स्मॉल सी, और फिर ये क्या है b प्लस 1/c, और ये c प्लस 1/a, इसी की वैल्यू पूछ रहा है, c प्लस 1/a। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू भी तो 1 होने चाहिए, क्यों, पैरेललिज्म मेंटेन होगा। इतने रुपए की घड़ी क्रय मूल्य के लाभ, उसका क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर इतने रुपए में बेचा है। अच्छा, जितने कॉस्ट प्राइस है उतना ही प्रॉफिट परसेंटेज है। तो सपोज करो कि x रुपीज कॉस्ट प्राइस है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पे निकलता है ना, प्रॉफिट मान लो x रुपीज का निकल रहा हो, डिवाइड बाई x गुणे 100, तो यहाँ से वैल्यू क्या आती है, कह दोगे आपके भाई x% का प्रॉफिट हुआ था। अगर ये प्रॉफिट था तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस वैल्यू x हो गई, ये x है तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया 2x हो गया। तो x की चीज कितने में जा रही है 2x में जा रही है, एक की चीज दोगुनी हो रही है, इतना रुपए में बेचा है, यानी x की वैल्यू क्या है 1200, वही तो प्रॉफिट है। शुरू करो प्रतिशत पर इतना रुपए में बेचा है, यानी 1200 रुपये की वैल्यू 2x के बराबर हो गई ना। तो x की वैल्यू कलाई घड़ी का क्रय मूल्य कितना था 300 कि 600, 600 रुपये होना चाहिए। एक बार और चेक करते हैं, ये कह रहा है कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर, लाभ प्रतिशत सपोज करो क्रय, अगर क्रय मूल्य x रुपीज है तो लाभ प्रतिशत भी क्या है, लाभ प्रतिशत क्या, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपन कॉस्ट प्राइस गुणे 100, इसकी वैल्यू x है, यहाँ भी x रख दो, तो डिवाइड बाई 100 हो गया ना, यहाँ से अगर 100 को नीचे ले जाए तो 100 s माइनस एक्स इक्वल टू वॉट x²। इस तरह का कुछ सिनेरियो आ जाएगा ना, तो वैल्यू रखना पड़ जाएगा। मान लो अच्छा सेलिंग प्राइस 1200 है, तो यहाँ 1200 अगर हम पुट कर देते हैं तो 100 1200
माइनस कुछ नंबर है, घटाने के बाद एक्स स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू ही तो पूछ रहा है, घटाना पड़ेगा। 8, 12 में से 4 गया 8, 8 यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, पहला गलत। 3500, ये ढाई, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि 35 का स्क्वायर जो कम करोगे फिर तो ऑड नंबर है ना, पॉसिबल नहीं होगा। 300 कम किए तो यहाँ कितना हो गया 900। अब ये देखो 303 का स्क्वायर 9 हो रहा है ना, तो ये 100 1 मिनट के लिए भूल जाओ, स्क्वायर बस देख लो 9 हो रहा है ना, तो ये ऑप्शन से कर लेना इसको। नहीं तो ऐसे करोगे तो फिर देखो कॉस प्राइस इक्वल टू 10 प्लस इसका फॉर्मूला होता है, इसमें पुट करना पड़ेगा। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर दौड़ता है, 10 किलोमीटर द्वारा लिया गया समय, अच्छा 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिया गया समय से दोगुना है, तीसरे 10 किलोमीटर में और चौथे में। सब 40 किलोमीटर को 10 10 10 में डिवाइड किया है। अब फटाफट डिवाइड करो, पहले 10 किलोमीटर में लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिया गया समय से दोगुना है। इसमें टी टाइम लेता हो तो इसमें 2t लेता होगा। पहले वाला है, मान लो ये फर्स्ट है, सेकंड में क्या लिया है, दोगुना टाइम लिया ना, दूसरे में लिए गए समय से दोगुना। रुको, दूसरे 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिए गए समय से दोगुना है पहला वाला, कोई दिक्कत नहीं है ना, पहला दूसरा तीसरा क्या ही फर्क पड़ता है, पहला इससे दोगुना है टी। तीसरे 10 किलोमीटर में लिया गया समय चौथे 10 किलोमीटर में लिया गया समय का आधा है, मान लो तीसरे में, और पहले 10 किलोमीटर में लिया गया समय के बराबर है, तीस चौथे 10 किलोमीटर में लिया गया समय पहले 10 किलोमीटर में लिया गया समय के बराबर है। पहले 10 किलोमीटर में कितना समय लिया था, दूसरे 10 किलोमीटर में लिए गए समय से दोगुना लिया था, ये सेकंड वाला था, इसका दोगुना पहले में लिया था फर्स्ट में, और ये बराबर है फोर्थ के 2t। और फोर्थ क्या है, फोर्थ का आधा है ना, चौथे का समय का आधा है तीसरा, तो 2 2 4 2 6 6t ले लिया है 24 किलोमीटर 40 किलोमीटर जाने में। एवरेज स्पीड नहीं दिया है उसकी, पहले 10 किलोमीटर में उसकी चाल 40 किलोमीटर, ये फर्स्ट वाला है ना। 10/2t की वैल्यू 40 है, तो t की वैल्यू क्या हो गई, t की वैल्यू बताओ, 40 हो गई ना। देखो t इधर जाएगा तो 8t, तो t की वैल्यू 1/8 हो जाएगी, तो 8 ऊपर चला जाएगा, नीचे 6 बच जाएगा, तो वही 8 चौको 32, 16 कर लो 16। क्वेश्चंस उतने कठिन नहीं होते, आपको बस ध्यान देना है। कह रहा है कि निश्चित सेलिंग प्राइस पे बेची गई है, यदि इसके मूल्य इतना में बेचा जाता है तो इतने की हानि होती है। पहले मान लो 3 रुपये मूल्य था कॉस्ट प्राइस, अच्छा इसके मूल्य के इतने पर बेचा जाता है, यदि इसे इस मूल्य के इतने पे बेचा जाता है, एक निश्चित मूल्य पर बेची गई, ये सेलिंग प्राइस है। पहले 3 थी, अब 1 पे बेचा जाता है तो 1/3 की हानि हो जाती। कह रहा है ना 33.33 पे 1/3 की हानि होती है, यानी 1/3 की हानि के मतलब 3 की चीज 2 में जा रही है। अब 2 की वैल्यू तो ये है, तो 3 की वैल्यू बता दो, यही पूछेगा ना। तो 3/2 है ये। को एक सेकंड इसे अच्छे से करते हैं, रेशियो का सारा गेम है यहाँ पे। अभी देखो पहले 3 का बेच रहे हो, अब यदि 1 का बेचते हो, इसके 1/3 पे बेचते हो सेलिंग प्राइस, तो तुमको कितने की हानि होती है, 1/3 की हानि होती है। 1/3 की हानि मतलब 3 की चीज 2 में जा रही है, तो 3 की चीज 2 में जा रही है, एक 2 की वैल्यू ये हो गई, तुमको 3 की वैल्यू बताओ, तो ये क्या हो गया, ये पूरा चीज निकल गया कॉस्ट प्राइस। तो 3/2 कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस 3 है, ये घटाओगे तो प्रॉफिट परसेंटेज होना चाहिए, तो 2 3 दूनी के 6 में से 3 गया 3, 3/2 और गुड़े 100, 20 बचे 100, 5 3 15 150 हो रहा है, समझना पड़ेगा इसे। क्वेश्चन ठीक किए थे हम, यहाँ बस x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो बस x की वैल्यू 2 है। अब इसके 1/3 पे बेच रहे हो ना, तो हानि हो रही थी तुमको 1/3 का, यानी 2 की वैल्यू चली जा रही थी, तो 3 की वैल्यू एक कॉस्ट प्राइस हो गया। अब कह रहा है इसके 80% पे बेचा जाता है, विक्रय मूल्य का 80%, इसका 80% क्या होगा, 20 चौका 100, 20 चौका 80, 20 बचे, इसमें बेचा जाता है। तो रेशियो बता दो, इस कॉस्ट प्राइस हो गया और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है 3x/2 है, और सेलिंग प्राइस अब कितना रहा है 3x 4/5, तो 3x से 3x कट गया, 5 की चीज़ 8 में जा रही है, 5 3 8, 60% हो गया।
पूरे 100 करोगे तो 60% आंसर आएगा। एक्स मान लिया करो जहाँ कंफ्यूज हुआ करो। एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य से इतना अधिक मूल्य पर बेचा था। विक्रय मूल्य वास्तविक 24 है, ठीक है, और उसके 19 अधिक पे बेचा जाता है, तो 9 4 13 43 में सेल किया जा रहा है। पहले वास्तविक विक्रय मूल्य ये है, इतने में सेल किया जा रहा है, पर एक व्यक्ति को 5% की हानि हो रही है। एक वस्तु उसके वास्तविक विक्रय मूल्य से इतना अधिक मूल्य पर, बाई सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस। ओहो, यहाँ पे समझो, इट्स, अगर ये 24 है तो 19 में सेल करे, वही मैं कह रहा हूँ, हानि कैसे हो जाएगा? 19 में बेच रहे हो तो हानि हो रही है 5% की। 5% के लिए मान लो ये 24x है, ये 19x है, हानि हो जा रही है ना, यानी 5x की, यानी 20 की चीज 19 में जा रही होगी, 19 की वैल्यू ये है तो 20 की वैल्यू बताओ, तो कॉस्ट प्राइस निकल गया। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 20x। अब क्या रहा है, यदि वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% पे बेचा जाए, इसका 90% पे बेचा जाए, तो सी और एस, पहले कॉस्ट प्राइस 20x है, इसके 90% पे बेचता है वो, यानी 0.9 से मल्टीप्लाई होगा ना, 0.9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 90% की वैल्यू हो गई। एक्स से एक्स कट गया, 0.10 यहाँ पे एक और दे दो, इसको 100 हो गया, 9 दूना 18, 180, 9 चौका 36, यहाँ 200 हो गया। तो कितने का अंतर हो रहा है? 20 ले लो, इससे 16 का अंतर हो गया ना 20 पे, तो 100 पे बटा दो। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 8 16, 8%। सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय दिस इक्वल, सेक को डायरेक्ट कॉस में कन्वर्ट करो, 1/c² प्लस 1/s² का अंडर रूट है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, s²/c² माइनस s², ये अंडर रूट में जाएगा, s² कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? 1 - c² हो जाएगा ना, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 - c² s, c नीचे हो जाएगा, गुड़े कॉस को मैं क्या वो लिख रहा हूँ? c लिख रहा हूँ, थीटा को, और साइन थीटा को मैं क्या लिख रहा हूँ? s लिख रहा हूँ। तो s² कॉमन ले लिए तो 1 - c², जो कि क्या हो गया? s² हो जाएगा। अब ये भी अंडर रूट में है तो बाहर s निकल, और इसको ऊपर करोगे तो 1/cs, और ये हो जाएगा s², क्योंकि पावर में निकलेगा तो s² बच जाएगा, यहाँ से s काट दो, s/c², तो s/c² नहीं sec², साइन इंटू sec²। यदि पुरुष पहले दिन काम करता है, यदि a man and woman working on alternatively days can finish a work in 15 days, पहले एक मैन काम किया फिर एक दिन वुमेन काम की, तो 2 दिनों का काम कुछ हुआ होगा, टोटल काम कंप्लीट कितना हो रहा है? टोटल वर्क 15 डेज में कंप्लीट हो रहा है। इफ मैन वर्क्स ऑन द फर्स्ट डे, अच्छा, देन सेम वर्क फिनिश इन 14.5, रेशियो ले लेते हैं, क्या करना है, जब भी डेज कैसा केस देता है टोटल वर्क फीस फिक्स होता है, तो ये 15, एक जीरो इसको दे दो, 45 इसको काट लो, रेशियो 5 चौका 20, 5 दिन का 10, 5 45, 5 15, तो अब तो कटेगा नहीं, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते टोटल वर्क क्या हो गया? 30 गुणे 14.5, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया ये। अब चलो, इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डे, इफ द वुमेन स्टार्ट ऑन द फर्स्ट डे, देन वर्क विल finished by a man alone in how many days? द वर्क विल फिनिश बाई, अकेले आदमी कितने दिनों में करेगा, यही पूछ रहा है, ठीक है, कोई नहीं। अब पहले तो 15 दिन में करा है, अगले में 14.5 में चल रहा है, तो इफिशियंसी का रेशियो ले लिया हम यहाँ से, ये डेज है, इफिशियंसी का रेशियो कैसे मिल जाएगा यहाँ से? यहाँ पे पहले क्या करा था? इफ द सेम वर्क फिनिश्ड इतना डेज, इस क्वेश्चन को भी होल्ड रखो, इसके डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो है उस पर कराएंगे हम इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, a + b का होल स्क्वायर है गुड़े a³ - b³ है, तो यहाँ 6 + b का होल स्क्वायर गुड़े a³ - b³ कॉमा a³ + b³ ये हो गया, और a² - b², इनका HCF से फोर्थ प्रोपोर्शन को रहा है, तो b² बाई, अच्छा 2 है 3 है, तो b² बाई AC होता है ना, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है?
फोर्थ प्रोपोर्शन क्या हो गया, मान लो ए बी सी 3 नंबर्स है तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या हो गया, बी स्क्वायर बाई ए सी। तो बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, ए क्यू प्लस ए क्यू, ए क्यू प्लस ए क्यू और बटे में ए सी, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस। तो ए स्क्वायर प्लस बी, यहाँ ए माइनस बी है प्लस बी एक जगह आएगा, फिर यहाँ ए माइनस बी है, ए क्यू माइनस बी क्यू है और गुणे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है, होल स्क्वायर है। तो यहाँ से एक ए प्लस बी तो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 3ab ना, या फिर ऐसे कर लो ना, काट दो, सीधे काट दो, यहाँ से a प्लस बी भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि, रुको, यहाँ से एक निकल जाएगा a प्लस बी जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और ये ए क्यू प्लस बी क्यू है ना। तो रुको एक बार सही से उत्तर, इसका थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बाई ए सी। थर्ड यहाँ 3 है ना, तो यहाँ 2 है। फोर्थ प्रोपोर्शन में ऐसा नहीं, 3 का रिलेशन 2 से याद रखो, ठीक है। अब फोर्थ प्रोपोर्शन अगर पूछता तो इसका मल्टीप्लिकेशन उसके साथ यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर हो जाता है मल्टीप्लाई बाई एक्स, ये इक्वल हो जाता है ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू और गुणे ए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से प्लस एक आएगा ना जो कि ये दोनों खा जाएगा और एक माइनस आएगा जो कि ये खा जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू वाला ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चेक कर लेना, इजी क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसको y x प्लस 3 के समानुपात में बदलता है, जब x बराबर 1 होता है तो y बराबर 8 होता है। अच्छा, समानुपात कब होता है, यानी y अपान x प्लस 3 ये समानुपात में होगा ना। x z के विरुद्ध का समानुपाती बदलता है, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z और कह रहा है x के समानुपात बदलता है, ये समानुपात अनुपात प्रोपोर्शनल वाला है x प्लस 3। तो y बराबर क्या हो गया k टाइम्स x प्लस 3 हो गया। तो यहाँ से k की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू 8 है ना, 1 है, तो y की वैल्यू 8 है तो k की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, तभी तो इधर 8 होगा, 4 और 8। फिर x z के समानुपाती होता है, x बराबर क्या हो गया zx बराबर मान लो k माने थे ना, या p मान लो, x बराबर 2 है, जब z बराबर 6 होता है तो x बराबर 2 होता है, z बराबर 6 है तो x बराबर 2, तो p की वैल्यू 12 हो गई ना, x बराबर z बराबर z तो x बराबर p की वैल्यू 12 हो गई। क्या पूछ रहा है, y और z के बीच संबंध बता, y और z के बीच संबंध पूछ रहा है। तो y कैसे बदल रहा है और z कैसे बदल रहा है, तो यहाँ भी x के टर्म में निकाल लो, y इक्वल टू क्या हो गया k x यानी 2x प्लस 3, y की वैल्यू 2x प्लस 3 होती है और z की वैल्यू यहाँ से क्या होगी 12/x, 12/x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या y माइनस 3/2, यहाँ उठा के रख दो 12 अपान y माइनस 3/2, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, 24 अपान y माइनस 3 और y क्या है अपने आप में ही y, z की वैल्यू मैंने निकाली है ना, तो 24 अपान y माइनस 3 है, y है तो y से y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि y बराबर मान लो के जेड हो गया और z की वैल्यू 2y/3 है तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो y माइनस 3 तो निकलेगा ये एक फैक्टर। तो आंसर क्या हो गया डी ऑप्शन हो गया। इसको एक बार और हम करा देते हैं, ठीक है। y बराबर क्या हो गया, बीच में एक सेकंड आप लोग का सेशन भी इशू कर जा रहा है। यहाँ y इक्वल टू और z के बीच संबंध बताना है, तो y बराबर क्या हो गया 2x प्लस 3 और z बराबर क्या था 12/x। कैसे स्टेबलिश, देखो यहाँ मल्टीप्लाई में अगर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे
वाई और जेड के बीच रिलेशन, यहाँ 24 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं एक बार, तो इधर 2x हो गया, इधर 24 हो गया। 24 अब एक बार ऑप्शंस में पुट करके देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। ऐसे तो नहीं होगा, ऑप्शंस में पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम पुट कर दिए जेड की वैल्यू क्या है 12/x गुणे 2x + 3 - 6 वाई की जगह रख दिया, तो ये -3 हो जाएगा ना। तो 12×2 = 24 और x कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 24। हाँ ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया ना, 24 आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हो गया सेटिस्फाई तुम लोग का। तो करते हैं सेशन को, द नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।